नारायण। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल आत्मीय ग्रीन स्कूल से आपको हम लोग अपना 28 जुलाई को अपना जो रिवीजन चल रहा है हमारे लेसन का, तो हम वो रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको पहली क्लास में हम लोगों ने अपना रिवीजन किया था लेसन का, और मैंने लेसन नंबर 2 आपको कराया था। तो बच्चों, आज मैं आपको एक गूगल फॉर्म बनाकर मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा कि पहले भी मैंने आपको गूगल फॉर्म भेजा था, लेकिन आज मैं आपको गूगल फॉर्म फिर दोबारा से भेज रही हूँ। ये आप ही की क्लास का है और आप ही के जो लेसन है उसी में से मैंने ये बनाया है। तो बच्चों, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इसको सब बच्चे ज़रूर इसको सबमिट करें, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि कितने बच्चों ने इसमें रेस्पॉन्स दिखाया है और कितनों ने नहीं। क्योंकि मेरे पास सबका रिकॉर्ड आ जाता है और मैं उसको मेरे पास सबका मैं चेक कर सकती हूँ किसके कितने मार्क्स आए। और मार्क्स आप भी शो आपके जब आपका सबमिट हो जाता है तो आप उसको व्यू स्कोर में करके आप देख सकते हो। तो मैं एक तो आपको एक चीज़ बता दूं कि बच्चों, जब आप इसको सबमिट करोगे, सबमिट करने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आपका जो पेपर है वो हमारे पास सबमिट नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ सबमिट उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि वो आपके पास प्रूफ रहे और आप हम लोगों को दिखा सको कि मैम हम लोगों ने सबमिट किया था। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि सबमिट करने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। नंबर 2 बात, जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसका ये नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए हैं तो बस आप ऐसे ही फटाफट उसको 10 मिनट में कर दो। पेपर को अच्छे से समझना है, क्या वो पूछ रहा है। एक बार 2 बार क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ने के बाद तब उसका आंसर टिक करिए। क्योंकि अगर आपने टिक कर लिया और आपने सबमिट कर दिया, फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप उसको ठीक कर लो। इसलिए आपने अगर एक बार पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप एक बार उसको रीचेक ज़रूर कर लीजिए कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आंसर आपका छूटा तो नहीं है। वैसे तो अगर आपका कोई आंसर छूट भी जाता है, कोई क्वेश्चन आप नहीं कर, वो आपके लिए रिक्वायर्ड है, वो आपको करना ही है। जब तक अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ भी दिया और आपने उसको आप सबमिट करने के लिए जा रहे हो, तो वो सबमिट नहीं होगा जब तक आपके टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो भी शब्द आपको दिया जाए, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसको प्रॉपर्ली रीड करें। ठीक है। तो मैं आज आपको एक गूगल फॉर्म मैंने बनाया है, अभी देखिए प्रैक्टिस शीट के तौर पे। इसमें आपको जैसे कि लिखा है नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो आपको इसमें सबसे पहले अपना नाम लिखना है, जो आपका क्लास में, जो आपका स्कूल में नाम है, फुल नेम आपको इसमें लिखना है। जैसे कि मेरा नाम मैं आपको करके दिया, प्रीति कंसल है। एक मिनट, मेरा नाम प्रीति कंसल है, तो मैंने इसमें ऐसे ऐसे प्रीति कंसल मैंने ये अपना नाम लिख दिया, कंसल। ठीक है बच्चों, ये मेरा फुल नेम है, तो आपको भी अपना ऐसे ही फुल नेम लिखना है जो आपका स्कूल में चल रहा है। ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उजाड़ शब्द का अर्थ बताओ। जो उजाड़ शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, वो आप यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस को आपको बताना है कि इनमें से एक आंसर आपका सही है, वो कौन सा है। उजाड़ का मतलब बिखरा हुआ होता है, फैला हुआ होता है, उजड़ा हुआ होता है या खाली होता है। इनमें से कौन सा सही होगा उसको आपको टिक करना है। तो उजाड़ शब्द का अर्थ है उजड़ा हुआ, तो आप इस पे टिक कर दोगे। कैसे टिक करोगे, ऐसे हमने टिक कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए। बेबी हलदार की यादों में कैसी रातें जमा थी। जो बेबी हलदार थी उसकी जो रातें थी, वो उन रातों जो उसकी बीती थी उनमें कैसी यादें जमा हो गई थी। अभाव और प्रताड़ना की, खुशी भरी यादें थी, दुख भरी यादें थी या आश्चर्य भरी यादें थी। तो आपको लेसन आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, आपको बहुत अच्छे से समझा कर पढ़ाया था। तो इसमें
आपका क्वेश्चन क्या आंसर क्या आएगा? बेबी हलदार की यादों में कैसी रातें जमाती? अभाव और प्रताड़ना भरी यादें उसकी रातें थी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे टिक हम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप देखिए मार्क्स भी आपको पता चल रहे हैं कि ये 1 पॉइंट का है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एक ही उच्चारण के शब्द पर निशान लगाओ। जो एक ही जैसे उच्चारण करे जाते हैं शब्द, उन पर आपको निशान लगाना है। तो कैसे? अब आप देखिए इसके साइड में आपको 4 पॉइंट्स लिखा है। तो ये 4 पॉइंट्स के हैं, जैसे सजा, बाद, तय और मात्र। तो आपको इससे जैसे ही जिसका हम उच्चारण करते हैं उस पर आपको निशान लगाना है, टिक करना है आपको। तो सजा जैसा शब्द आया तो सजा का आपका क्या बन गया? सजा। ये नुक्ता वाला आपका आ जाएगा सेकंड नंबर पे, तो हमने उसको टिक किया। तो सेकंड है आपका बाद। बाद के बाद वाद, इस पे हमने टिक किया। तय, तय का क्या आएगा? तह। और मात्र, मात्र। ये ऐसे हमने किया। ठीक है, ये इसलिए मैं आज आपको करा रही हूँ क्योंकि ये ग्रिड क्वेश्चंस कहे जाते हैं। मल्टी ग्रिड क्वेश्चंस आपको आएंगे, ये आपको करने आने जरूरी हैं। अगर आपको आज इसलिए मैं बता रही हूँ जिससे कि कोई भी बच्चा गलती ना करे। अगर आपने 1 या 2 क्वेश्चंस गलती कर दिया तो बाकी 2 भी आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि और ये आपके 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स के मार्क्स के होंगे, तो आपके 4 या 4 पॉइंट्स आपके खराब हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों ग्रिड वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है कि वो क्या कह रहा है और उससे मिलता जुलता क्या है, क्या वो पूछ रहा है, क्या वो पर्यायवाची है, क्या वो लिंग है, क्या वो बहुवचन है, क्या आपके ऐसे शब्द बनाने हैं, युग्म जोड़े बनाने, कुछ भी ग्रिड में आ सकता है आपका। ये आप सोच के चलिए, कुछ भी आपको ग्रिड में डाल सकते हैं, लेकिन आपको ग्रिड में आएगा सब कुछ वही जो आप लोगों ने पढ़ रखा है या आपको पढ़ाया गया है। बस केवल आपको समझना है क्वेश्चन की कैसे वो क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए जैसे कि मैंने ये एक चित्र वाले क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, पिक्चर्स दी जाएगी और उसमें से आपको देख के बताना है। अब जैसे ये पिक्चर्स एक दिखाई दे रही है, पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको ये बताइए। आपको पिक्चर्स में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, एक आदमी, एक बच्चा दिखाई दे रहा है, एक बोट दिखाई दे रही है, पानी दिखाई दे रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो मैंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इस चित्र को देखकर बताओ कि संज्ञा का कौन सा भेद है। इस चित्र को देखकर आपको बताना है कि इसमें संज्ञा का कौन सा भेद है। अब आप अपने माइंड को स्क्रॉल करो कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से आप बताओ बच्चों? इसमें से आपका 3 भेद कौन से हुए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 आपके भेद हुए हैं और ये तीनों मैंने ऑप्शंस दिए हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो अब आप अपने माइंड को स्क्रॉल करोगे कि मैम ने बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है और भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। ऐसा आपको मैंने बताया है, लिखवाया है, आपको संज्ञा के बारे में सब कुछ आपको पता है और आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा ही होगा। तो आप इसमें देखिए कि अब आपको आदमी है तो आदमी का आपको ग्रुप पता चल रहा है क्या कि ये केवल आदमी है, कोई स्पेसिफाई कोई चीज़ आपको नहीं कही है, खाली ये कहा गया है इस चित्र में संज्ञा। तो ना कोई हमें आदमी का नाम पता है, ना नाव का नाम पता है, ना पर्वत का नाम पता है, ना ही हमें नदी का नाम पता है। तो ये सब लोग कौन सी संज्ञा में आते हैं? व्यक्तिवाचक में जब किसी विशेष के बारे में बताया जाता है, और भाववाचक में जिसमें हमारे भाव प्रकट होते हैं, जिसमें हमें किसी भावनाओं का, किसी मन के जो भाव हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका होता है। और जातिवाचक में जिसमें पूरी ग्रुप का, पूरी जाति वर्ग का बताया जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसमें आपके क्वेश्चन में संज्ञा कौन सी हुई, कौन सा भेद हुआ? इसमें आपका जातिवाचक भेद हुआ। तो हम इस पे टिक करेंगे। कैसे टिक करेंगे? ऐसे हमने इस पे टिक किया तो हमारा आंसर हुआ जातिवाचक। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है, देखिए जोड़े बनाओ। मैंने अभी आपसे कहा भी था कुछ भी आ सकता है। ये फिर से आपको ग्रिड वाला क्वेश्चंस मैंने दिया है आपको समझाने के लिए फिर से कि कैसे आपको कुछ भी बनकर आ सकता है।
तो अब आपको जोड़े बनाने हैं। जोड़े आपको कैसे बनाने हैं, जो हम रेगुलरली उसके साथ हम ऐड करते हैं। जैसे बड़े आपको मैंने इधर दिया है, बड़े, सुबह, काला, गिल्ली और अच्छा। देखो इसमें मैंने पहले आपको 4 मार्क्स का दिया था, इस बार ये 5 मार्क्स का है। तो आपको क्या करना है, बड़े के साथ हम क्या लगाएंगे, डंडा, वो नहीं लगेगा। बड़े बुरा भी नहीं लगेगा, बड़े कलूटा भी नहीं होगा, तो बड़े छोटे, तो हम इस पे टिक करेंगे बड़े छोटे पे। फिर आपका आता है सुबह। सुबह के साथ क्या लगेगा आपका, डंडा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, कलूटा नहीं होगा, छोटे नहीं होगा, तो सुबह के साथ आएगा हमारा शाम। फिर आया आपका काला, तो काले के साथ डंडा, बुरा नहीं होगा, काला, कलूटा, ये हमारा आंसर हो गया। गिल्ली, डंडा, अच्छा, बुरा, ये हमारे ऐसे हमने अपना ये 5 जो जोड़े बनाओ का था, हमने पूरे 5 मार्क्स का अपना कर लिया है। ये हमने ऐसे टिक कर दिया है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। कै वर्ग में कितने वर्ण आते हैं। जो कै वर्ग है आपका, उसमें कितने वर्ण आते हैं, कैसे आप लगाओगे, आपके कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं। कै वर्ग, चै वर्ग और टै वर्ग, कै, चै, टै और आपका तै और पै वर्ग, ये आपके 5 होते हैं। तो कै वर्ग से आपके कै वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, तो हम कैसे करें, कै, खे, गै, घै, अणै, तो हमारे 5 आए हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा कि कै वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो हमारे 5 हुए हैं। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो गया, 4th वाला हमारा सही हो गया। ये हमने इसको टिक करा कि 5 नंबर 5 कै वर्ग में वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेबी हलदार कौन सी किताब की लेखिका बनी थी। जो बेबी हलदार थी, उन्होंने अपनी जो फर्स्ट किताब लिखी थी, वो कौन सी किताब थी जिसकी वो लेखिका बन गई थी, जिसकी वजह से वो इतनी फेमस हो गई थी। वो बेस्ट सेलर थी, वो नमक का दरोगा थी, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी, या ईदगाह थी। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है बच्चों, इसमें आपका फर्स्ट वाला सही है। बेबी जो हलदार जो थी, वो बेस्ट सेलर से आपकी लेखिका बन गई थी, वो पहली उसकी किताब छपी थी। अब आप देखिए, मैंने ये आपको एक ये थे किस वर्ण विच्छेद से सही, इस वर्ण विच्छेद से सही शब्द बनाओ। जो ये मैंने वर्ण विच्छेद किया हुआ है, इससे आपको क्या करना है, शब्द बनाना है, ठीक है। अब मैंने आपको वर्ण विच्छेद बताए थे, तो वर्ण विच्छेद आपको कैसे करने हैं ये मैंने आपको बता चुकी हूँ, पर लेकिन एक बार आज मैं आपको फिर रिवाइज करा रही हूँ कि वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। वर्ण विच्छेद, जब वर्णों का हम विच्छेद करते हैं, उन्हें अलग करते हैं, उन्हें हमें वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे अभी ये ध अगर आया है, तो ध के साथ आपका हलंत आया है, तो ये जब भी हम व्यंजन्स जो हमारे होते हैं, उन व्यंजन्स का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, तो व्यंजन्स में हमारे हलंत आता है, और जो हमारे स्वर होते हैं, वो जो हमारे स्वर होते हैं, उनमें हलंत नहीं आता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो हमारे स्वर होते हैं, वो हमारे स्वर रहित होते हैं। जो व्यंजन होते हैं हमारे, वो स्वर रहित होते हैं, और जो स्वर होते हैं वो हमारे, उनमें कोई स्वर नहीं होता, वो स्वर रहित होते हैं। तो अगर व्यंजन है तो उसके साथ स्वर भी आएगा। अब आप देखिए, ध हमने लगाया है, तो ध के साथ ए की साउंड आ रही है, तो ध को हम हलंत लगा कर करेंगे, और स्वर आया हमारा ए, तो ध प्लस ए, तो क्या बन गया हमारा। मैं आपको ये वर्ण विच्छेद का तरीका बता रही हूँ, जिससे कि आप पहचान पाए। रट्टाफिकेशन मत करना कि कुछ वर्ड्स तो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको कोई और वर्ड आ गया, तो आप उसका वर्ण विच्छेद कैसे पहचानोगे, उससे शब्द कैसे बनाओगे, और वर्ण विच्छेद आप उससे कैसे करोगे, ये मैं आपको बता रही। तो हमें फर्स्ट लेटर क्या मिला, हमें ध। फिर है न, न और आ, ना अगर आया तो ना पे आ की मात्रा है, तो ध और ना, हमारा क्या बना, धना बन गया अभी। फिर आया हमारा र, और र के साथ हमारा क्या बन गया, र हमारा जो लगा धना र। जय ए, तो जय ए में हमारा जय भी आ रहा है, तो उसके साथ ए की साउंड आ रही है, यानी कि ए स्वर है, तो जय बन गया। तो धनार
अब बन गया आपका, अगर न हलंत कर दिया है प्लस ए दिया तो न, तो क्या बन गया धनार्जन। अब हमारा कौन सा धनार्जन वाला ऑप्शन सही होगा वो हमें टिक करना है। तो जैसे कि हमारा पहले वाला धनार्जन है, ये नहीं होगा, धनार्जन सेकंड वाला हमारा सही होगा। लेकिन एक बार हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। तो धनाजरन नहीं होगा, फिर धरा नाजन भी नहीं होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा धनार्जन सही होगा। ओके बच्चों, ये आपको मैंने वर्ण विच्छेद बताया है कि कैसे आपको वर्ण विच्छेद अगर आया है तो उससे आपको कैसे शब्द बनाना है, और अगर शब्द आया है तो आपको वर्ण विच्छेद कैसे पहचानना है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब खिलता गुलाब कैसा डैश 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 उड़ रहा है। तो ये आपको पूरा करना है, ये कंप्लीट करना है आपको ये लाइन कि ये इसमें क्या आएगा, गुलाब खिलता गुलाब कैसा। तो ये सबसे पहले तो आपकी ये पोयम का है, जो आपकी जो पोयम है वर्षा बहार की, उस पोयम से ये लिया गया है। तो खिलता गुलाब कैसे, आमोद होगा, सौरभ होगा, किसान होगा या कतार होगा। आप इनमें से कौन सा बच्चों लगाओगे, कि इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप अपनी पोयम पढ़ोगे तो वो पंक्ति पूरी कर पाओगे। तो आमोद नहीं बैठेगा, सौरभ, किसान और कतार भी नहीं बैठेंगे। तो हमारा क्या बैठेगा, सौरभ। तो हम क्या लगाएंगे इस पे, सौरभ। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आप ये देखिए, आपका यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शंस दिया गया है कि आपको ये सबमिट करना है। अब मैं आपको सबमिट करके बता रही हूँ कि आपको ये सबमिट करना है। मैंने इसको ऐसे दबाया और ये मेरा सबमिट का ऑप्शंस आ गया है। अब हमें यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि व्यू स्कोर आपके कितने आए हैं। ये मैंने व्यू स्कोर किया और आप ये देखिए मेरे 16 आउट ऑफ 16 आए हैं। इसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरे ये क्वेश्चंस सही है या। अब आप इसमें यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन उजड़ा हुआ वो सही हुआ हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा अभाव व प्रताड़ना वो भी सही हुआ। अब एक ही उच्चारण के शब्द पर निशान लगाओ वो भी हमारा सही हुआ। इस चित्र को देखकर बताइए संज्ञा कौन सा है, ये भी सही है। नेक्स्ट जोड़े बनाओ, ये भी सही है। 7 वाला भी सही है और 8 वाला, 9 वाला एंड 10 वाला, ये भी हमारे सब सही है। तो ये मैंने आज आपको गूगल फॉर्म पे कैसे आपको एग्जाम्स फिल करना है, कैसे आपको अपने क्वेश्चंस पढ़ के समझ के आपको ये करने हैं, आज मैंने आपको ये समझाया है। आज आपको ये पेपर फिर आज एक चीज़ और मैं बोलती हूँ बच्चों, मैं आपको उसका लिंक शेयर करूँगी। सभी स्टूडेंट्स मुझे इसको करने के बाद सबमिट ज़रूर करेंगे, मुझे उसका रिकॉर्ड मिलना चाहिए। अगर जो बच्चे नहीं करेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसका नाम अनाउंस कर दूंगी, साथ में ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि किन लोगों ने ये अटेम्प्ट किया है और किन लोगों ने नहीं किया है। ठीक है। सेकंड थिंग, मैंने आपको सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी दी थी। मेरे पास कुछ ही बच्चों की आई है, लेकिन बाकी कम लोगों की आई है, ज़्यादा लोगों की नहीं आई है। और आज डेट 28 हो गई है। आपके पास केवल कल का लास्ट डे है जो आप मुझे सबमिट कर सकते हो। अगर आप लोग सबमिट नहीं करोगे तो मैं आपके 10 मार्क्स में से 0 मार्क्स दे दूंगी और उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं होगा। मैं 29 के बाद किसी की भी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। तो मैं आपसे फिर बार बार बोल रही हूँ, अपनी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी जो भी मैंने आपको दी है उसको नीट एंड क्लीन प्रॉपरली राइटिंग में मात्राओं का, विशेषकर मात्राओं का ध्यान रखते हुए सब लोग अच्छे से लिखकर मेरे पास अपनी बिफोर टाइम सबमिट करा दे, जिससे कि मैं आपको आपके मार्क्स अच्छे से दे सकूं। ठीक है। तो आपको, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से आपको दी हुई है, लेकिन केवल 2-4 बच्चों के अलावा बाकी किसी की भी नहीं आई है मेरे पास एक्टिविटी। मैं आपको ये वार्निंग दे रही हूँ
मैं कल फिर आपको वार्निंग दूंगी, उसके बाद मैं वार्निंग, मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा, आपकी डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, मैं उसके बाद किसी की भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आपके पास मैंने इसको एक्टिविटी को बिफोर 1 वीक से मैं करी हूँ। संडे भी आके चला गया है, लेकिन आप लोगों ने सबमिट नहीं किया है। बहुत ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है, केवल आपको मैंने 4 टॉपिक आपको दिए थे, धीरू भाई अंबानी, जेम्स जमशेद टाटा, अजीज प्रेम और बिल गेट्स। इनमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना था, लेकिन आप लोगों ने अभी नहीं लिखा है। अभी आपके पास टाइम है, लिख दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम शुरू होने पे आप उसमें बिजी हो जाओगे, और फिर उसके बाद मैं एक्सेप्ट भी नहीं करूँगी। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि अपनी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी मेरे को भेज दीजिए, क्योंकि वो 10 मार्क्स की है। आप उसे लाइटली मत लेना कि मैम तो फिज़िकली हमारे से मिल नहीं रही है, कोई आई कांटेक्ट तो मैम से हो नहीं रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इग्नोर नहीं करना है, आपको वो एक्टिविटी भेज दो। इसीलिए मैंने आपको ऐसी एक्टिविटी दी थी जो आप को कोई भी मटेरियल ना लाना पड़े, और आप अपनी अंदर जो आप सोचते हो उनके बारे में, आपको उनके बारे में, उनके जो उनका जीवन था, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे वो उन्होंने जीरो से शुरू करके आज वो भारत के टॉप जो क्या कहते हैं टॉप अमीर है, या कह लो बहुत रिच मैनों में उनका नाम काउंट होता है। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप उनकी ज़िंदगी से कुछ शिक्षा ले सकें कि कैसे हम एक दिन में अमीर नहीं बन जाते हैं, हम एक दिन में नहीं काम कर पाते हैं, हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दुख सहन करने पड़ते हैं, बहुत ही कष्टों को, बाधाओं को सहन करते हुए हम तब उस मुकाम पर पहुंच पाते हैं जो हमें चाहिए होता है। उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है और अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखना होता है कि हमारे अंदर ये दृढ़ विश्वास है कि हम ये कार्य अपना पूरा करेंगे, हमें करना है, चाहे हम कितने थकें, चाहे कितने हमें कष्ट आए, कितनी बाधाएं, कितनी हमारे ऑब्स्टेकल्स आए हमारी लाइफ में, लेकिन हम उसको फेस करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक दिया था कि अभी हमारा कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, सभी लोगों के घर में जो लोग करने वाले हैं, मम्मी पापा सब लोग हैं, बहुत ही पैनिक कंडीशन से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही, इसलिए आपको ये दिया था कि जिससे कि आप लोग भी, जो हमें इस टाइम ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसमें हमें कैसे संयम बनाए हुए, कैसे हमें पैनिक हुए बिना हम लोग उस सिचुएशन को कैसे फेस करें। जैसे कि धीरू भाई अंबानी ने भी अपने इतने बड़े परिवार को, इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और अपने परिवार को एक इस मुकाम तक लेके गए कि आज उनका रिच मैनों में, टॉप रिच मैनों में नाम काउंट होता है। कोई ये लोग ऐसे नहीं थे कि ना कहीं से पीछे से कुछ मिल गया था, इन्होंने अपनी मेहनत से ही कमाया था। तो इसलिए ये जो मेरा सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी देने का है कि हमें सब लोगों को इस स्थिति में कैसे हमें सर्वाइव करना है, कैसे हमें अपना जो पेशेंस लेवल है उसे नहीं खोना है, और सब लोग को मिलजुल के एक दूसरे का काम में हेल्प करके। और हेल्प से याद आया मुझे, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोग बच्चों, भाई सब लोगों के घर में सब काम है, सब लोग घर में रहते हैं, तो आप लोगों को भी अपने घर में अपने मम्मी पापा की थोड़ी हेल्प करानी चाहिए, चाहे वो कुछ भी काम करे, चाहे आप कपड़े फोल्ड कर दो, चाहे आप रूम क्लीन कर दो, डस्टिंग कर दो, चाहे आप वेसल्स क्लीन कर दो, जो भी आपसे कर सकते हो कि आप ये काम करें, तो आपको अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि आप पूरे दिन तो हम लोग स्टडी नहीं कर सकते और हमें खेलने भी कहीं नहीं जाना है। आप पूरे टाइम फ़ोन या टीवी में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक टाइम अपनी मम्मी पापा की, अपने जो बड़े एल्डर्स हैं आपके, जो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दो, जिससे कि उनको भी अच्छा लगेगा और घर का काम भी हो जाएगा। काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आज आपको कुछ ज़्यादा लंबा सुना दिया है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ है, लेकिन मुझे बताना था क्योंकि आप लोगों ने किसी ने नहीं भेजी है और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के 10 मार्क्स कट जाएं, इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। अपनी वार्निंग समझ लीजिए, रिमाइंड समझ लीजिए, जो भी आप लोगों को समझना है वो समझ लीजिए। मैंने ये आपको बिफोर टाइम आपको वार्न कर रही हूँ कि आप मुझे अपनी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी भेज दीजिए। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों मैं आपको लिंक शेयर करूँगी इसका, आप लोगों को इसका रेस्पॉन्स ज़रूर करना है मुझे, जिससे कि पता चले कि कितने बच्चों ने ये किया है, कितने नहीं किया है, कितने लोगों को समझ में आया है। मेन बात है कि समझ में कितने लोगों को आया है। ठीक है बच्चों, तो मैं अपनी ये क्लास आज यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय। ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।